ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स चैप्टर 2। इसमें सबसे पहले टाइप ऑफ इकोनॉमिक बिजनेस ट्रांजैक्शन चेक करेंगे। टाइप ऑफ इकोनॉमिक बिजनेस ट्रांजैक्शंस, इकोनॉमिक मीन्स इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस मीन्स क्रिएट एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टिमुलेशन टू द बिजनेस एंटरप्राइज। यानी अगर ये दो चेक पॉइंट क्लियर हो रहे हैं कि वो बिजनेस में स्टिमुलेशंस क्रिएट कर रहा है, फाइनेंशियल स्टिमुलेशंस, एंड सेकंड इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, that transaction will be part of books of accounts. So economic business transactions only can be recorded in the books of accounts. तो किस तरह के इकोनॉमिक बिजनेस ट्रांजेक्शंस है, पहले उसकी टाइप को समझते हैं। एक है कैश ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, और उसके बाद है अदर स्पेशल ट्रांजेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश ट्रांजेक्शन। नाउ कैश ट्रांजेक्शन में वन साइडेड मूवमेंट ऑफ कैश इज कंपल्सरी। आइदर कैश कम्स इन और कैश गोज आउट, आइदर अगेंस्ट गुड्स, assets, services और receivable payables। 4 different elements और aspects are there जिसके सामने कैश की मूवमेंट होगी। एक है गुड्स के सामने, तो गुड्स के दो ट्रांजेक्शन है, आइदर परचेज ऑफ गुड्स और सेल ऑफ गुड्स। फॉर परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स कम्स इन एंड कैश गोज आउट। फॉर सेल ऑफ गुड्स, कैश कम्स इन एंड गुड्स गोज आउट। In case of asset, if asset is purchased, asset comes in and cash goes out. If sale of asset is there, cash comes in and asset goes out. If any services is received, service is received and cash goes out. If services is provided and again services, cash comes in and services provided. तो ये 3 मेन ट्रांजेक्शन है गुड्स, असेट और सर्विसेज के, जिसमें गुड्स, असेट और सर्विस के मूवमेंट के सामने कैश की मूवमेंट हो रही है। नेक्स्ट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सेकंड पार्ट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज फॉर परचेज और सेल ऑफ गुड्स, असेट्स और सर्विसेज। गुड्स, असेट्स और सर्विसेज, लेकिन कैश की इंस्टेंट इमीडिएट मूवमेंट नहीं है। कैश की मूवमेंट फ्यूचर डेट पे है, इसलिए कोई ना कोई पर्सन का अकाउंट ओपन किया जाता है। तो पर्सनल अकाउंट है क्रेडिटर एंड डेटर्स अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मींस क्रेडिटर एंड डेटर्स अकाउंट। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन फॉर परचेज ऑफ गुड्स, असेट्स और सर्विसेज। तो गुड्स कम्स इन, असेट्स कम्स इन और सर्विसेज रिसीव्ड। अगेंस्ट दैट कैश इज नॉट पेड इमीडिएटली, सो कैश इज टू बी पेड एट फ्यूचर डेट। सो दैट पर्सन इज द गिवर who provide goods, asset or services. That creditor's account is to be open. So creditor account is a personal account and creditor's account is open क्योंकि ट्रांजेक्शन यहाँ पे इनकम्प्लीट है। कैश की मूवमेंट जब हो जाती है सामने तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट है, बायलेटरल एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन इज देयर। बट इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ओनली यूनिलेटरल कंसिडरेशन, वन साइडेड कंसिडरेशन, आइदर गुड्स, असेट्स और सर्विसेज रिसीव्ड और कम्स इन, बट सामने के पार्ट पे कोई कंसिडरेशन नहीं जा रहा है, इसलिए हमें वो पर्सनल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और उसका टाइटल है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर इज अ पर्सन हु प्रोवाइड गुड्स, असेट्स और सर्विसेज एंड अमाउंट इज टू बी पेड एट फ्यूचर डेट, सो दैट क्रेडिटर्स अकाउंट इज ओपन। दैट इज व्हाई दिस ट्रांजेक्शन, दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन पर्टिकुलरली नोन एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जैसे परचेज का ट्रांजेक्शन होता है वैसे सेल का ट्रांजेक्शन हो सकता है कि गुड्स सोल्ड, असेट सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड अगेंस्ट cash is not received right now and will be received at future date. So debtor is the receiver who receives goods, assets और services. तो डेटर का अकाउंट यहाँ पे ओपन होगा। ये है क्रेडिट ट्रांजेक्शन की पैटर्न। क्रेडिट ट्रांजेक्शन एक इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन है। इसका सेकंड पार्ट जहाँ पे कैश की मूवमेंट बाकी है वो एग्जीक्यूट करने पे, यानी रिसीवेबल पेएबल का सेटलमेंट जब हम करते हैं वो भी एक तरह का कैश ट्रांजेक्शन बनता है। तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर यहाँ पे ओपन हुआ है कि क्रेडिटर ने गुड्स, असेट या सर्विस प्रोवाइड की, उसका अकाउंट ओपन हुआ है, वो अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो रहा है कि क्रेडिटर इज द रिसीवर एंड कैश गोज आउट। तो सेटलमेंट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स मींस पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, जैसे यहाँ डेटर इज द रिसीवर फर्स्ट टेक में, और फ्यूचर डेट पे जब उसके पास से कलेक्शन आता है तो कैश कम्स इन एंड डेटर इज द गिवर। तो दिस वे दिस कैश ट्रांजेक्शन कैन बी डिवाइडेड इन 4 डिफरेंट कैटेगरीज। Movement of cash is unilateral, means one-sided. That movement of cash can be against goods for purchase and sale of goods, can be against asset for purchase and sale of asset, for services received and services provided, and for receivable payable settlement. तो कैश की मूवमेंट है, इसलिए ये सारे ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है। ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है जिसमें कैश की कोई मूवमेंट नहीं है। एंड थर्ड टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन एक्सेप्शनल नेचर ट्रांजेक्शन, जिसका वॉल्यूम बहुत कम होता है, ये टाइप के ट्रांजेक्शंस का, जिसमें कैश की मूवमेंट, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो नॉट इन प्रेजेंट और नॉट इन फ्यूचर। प्रेजेंट और फ्यूचर कभी भी कैश की कोई मूवमेंट नहीं है। इसके एग्जांपल्स है गुड्स गिवन इन चैरिटी, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स,
goods stolen in theft, goods destroyed by fire, rain, accident. All these transactions are of exceptional nature where no cash movement either in present or in future. तो ये तीन तरह के इकोनॉमिक बिजनेस ट्रांजेक्शन है जिसको हम अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे. तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि कैश ट्रांजेक्शन क्या है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या है. कैश ट्रांजेक्शन में कैश की मूवमेंट है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में कैश की कोई इमीडिएट मूवमेंट नहीं है. तो हम कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन पे से जज करेंगे कि कौन सा ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. तो वर्ड से हमें पता लगाना है. जैसे यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन है. जैसे परचेज ऑफ गुड्स ऑफ ₹10,000 फर्स्ट ट्रांजेक्शन. सेकंड इज परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फॉर कैश. थर्ड वन इज परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फॉर कैश फ्रॉम राम. एंड फोर्थ वन इज परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम राम. तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में नाम नहीं है, नेम ऑफ पर्सन इज नॉट यूज्ड. इसका मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन है क्योंकि नाम याद रखने की जरूरत ही नहीं है. नेक्स्ट में फॉर कैश एक्सप्रेसिवली टर्म फॉर कैश दिया है. थर्ड में नाम के साथ साथ फॉर कैश लिखा हुआ है. तो नेम ऑफ सप्लायर इज ऑफ नो यूज, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है. मेन टर्म है कैश, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों ट्रांजेक्शन यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन है. फर्स्ट सेकंड और थर्ड. फर्स्ट में नाम नहीं है इसलिए कैश ट्रांजेक्शन है. सेकंड में फॉर कैश बोला इसलिए कैश ट्रांजेक्शन है. थर्ड में भी फॉर कैश नाम के साथ दिया है पर ये सब्सिडरी इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, नाम की कोई जरूरत नहीं है. फॉर कैश इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसलिए ये भी कैश ट्रांजेक्शन. लास्ट वन में परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम राम दिया है. नेम ऑफ पर्सन इज गिवन एंड फॉर कैश नहीं लिखा. इसका मतलब हुआ कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. इस रीजन से क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. तो हमें ऐसा समझना है कि जहां नेम ऑफ पर्सन जहां पे नहीं है वो तो सिंपली कैश ट्रांजेक्शन ही है. तो नेम ऑफ पर्सन मींस नेम ऑफ पर्सन आइदर लिविंग और आर्टिफिशियल पर्सन, कोई भी जो पर्सनल अकाउंट है उसका नाम दिया जाए तब हमें उसके बारे में सोचना है कि वो कैश है कि क्रेडिट है. In absence of name, it's always cash transaction. But whenever name of supplier, debtor or name of any person is given, we need to identify. अगर नाम के साथ परचेज सेल का ट्रांजेक्शन है तो ऑब्वियसली वो क्रेडिट नेचर का ट्रांजेक्शन है. और नाम के साथ रिसीव्ड पेड की बात है कि ₹10,000 पेड टू राम, 10,000 रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, मीन्स रिसीव्ड और पेड आइदर इन फॉर्म ऑफ कैश और चेक. तो रिसीव्ड पेड के जो ट्रांजेक्शन है नाम के साथ वो कैश ट्रांजेक्शन है और परचेज सेल के ट्रांजेक्शन है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. ये बताते हैं कि अभी ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट है, इसका फ्यूचर में कैश का डिसबर्समेंट करना बाकी है. मींस कैश आइदर टू बी पेड टू क्रेडिटर और टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर. इन दिस वे वी नीड टू डिफरेंशिएट दिस कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन. तो याद ये रखना है कि जब भी कोई भी पर्सन पर्सनल अकाउंट मेंशन नहीं किया हो ट्रांजेक्शन में, यानी नेम ऑफ पर्सन इज नॉट गिवन, इट्स कैश ट्रांजेक्शन ऑलवेज. Whenever name of person is given, name of trader is given, your two option either credit or cash. अगर name of person के साथ परचेज सेल का ट्रांजेक्शन है इसका मतलब वो इनकम्प्लीट है ट्रांजेक्शन, वहां पे वो क्रेडिट नेचर का है. एंड अमाउंट इज पेड और रिसीव्ड उसके साथ किसी नेम ऑफ पर्सन को बताया गया है तो वो कैश ट्रांजेक्शन है. इन दिस वे वी नीड टू आइडेंटिफाई कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर में वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि विदाउट टाइप्स ऑफ अकाउंट हम जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकते. जर्नल फर्स्ट बुक है जिसमें एंट्री पास करनी है. फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक बिजनेस ट्रांजेक्शन है जिसके लिए 3 गोल्डन रूल याद रखने हैं. कोई भी अकाउंटिंग एस्पेक्ट हो बिजनेस में, किसी भी ट्रांजेक्शन का कोई भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, वो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है. तो टाइप्स ऑफ अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन है पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट के अंदर 3 सब्सिडरी कैटेगरी है. एक है लिविंग पर्सनल अकाउंट, यानी राम अकाउंट, रहीम अकाउंट, ईशू अकाउंट, इस तरह से कोई ना कोई लिविंग पर्सन का अकाउंट होता है. उसके बाद है आर्टिफिशियल पर्सन, जो भी लीगल कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस होते हैं, कॉर्पोरेट एंटिटी होती है, वो सारे बिजनेस एंटरप्राइजेस, सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसी भी तरह के फॉर्म ऑफ बिजनेस, नॉन बिजनेस एंटरप्राइजेस हो, वो सारे यूनिट्स आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं. उसके सर्टेन एग्जांपल्स हमने यहाँ पे मेंशन किए. बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट, राज स्टेशनर्स अकाउंट, गुजरात यूनिवर्सिटी अकाउंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अकाउंट, अदानी लिमिटेड अकाउंट, कोई डेटर क्रेडिटर हो सकते हैं उनके अकाउंट. ये सारे आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी नॉन लिविंग पर्सनल अकाउंट्स है. उसके बाद थर्ड कैटेगरी में आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, यानी वो पर्सनल अकाउंट है जो किसी न किसी लिविंग या आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट, these two accounts represent the owner of the business.
इसके साथ साथ प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब में कोई ना कोई लिविंग नॉन लिविंग पर्सन इसके पीछे छुपा हुआ है कि प्रीपेड एक्सपेंस तो किस पर्सन को प्री पे किया, मीन्स एडवांस में पे किया है, किसको पे करना बाकी है, किससे इनकम रिसीव करना बाकी है, किससे इनकम एडवांस में रिसीव हुआ है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कोई ना कोई पर्सनल अकाउंट, लिविंग या नॉन लिविंग पर्सनल अकाउंट इसके पीछे छुपा हुआ है। बिल्स रिसीवेबल, कौन से डेटर ने एक्सेप्ट किया है बिल और जिससे बिल्स रिसीवेबल बना है, किस क्रेडिटर का बिल हमने एक्सेप्ट किया और वो बिल्स पेबल, यानी यहाँ पे भी कहीं ना कोई पर्सनल अकाउंट्स छुपे हुए हैं। प्रोविडेंट फंड, ये एम्प्लॉयज के रिलेटेड है। बैंक का लोन अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, ऑल दिस अकाउंट्स आर रिप्रेजेंटेटिव, किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट एक सबसे इंपॉर्टेंट फोल्ड होता है। पर्सनल अकाउंट का फोल्ड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में वो लिविंग, आर्टिफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कैटेगरी के हो सकते हैं। उसके लिए रूल ये याद रखना है कि कोई भी पर्सनल अकाउंट अगर बिजनेस के साथ रिसीवर के फॉर्म में आता है तो उसका अकाउंट हमें डेबिट करना है, और अगर वो गिवर बन के आता है तो उसका अकाउंट हमें क्रेडिट करना है। तो रूल याद रखना है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कोई भी पर्सनल अकाउंट, ये रूल एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल अकाउंट है, इसी के लिए अप्लाई करना है। फर्स्ट गोल्डन रूल है, लिविंग, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, एनी टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट अगर बिजनेस के अंदर कोई स्टिम्युलेशन क्रिएट करता है, अगर वो रिसीवर बन के आता है तो डेबिट करना है, और गिवर बन के आता है तो क्रेडिट करना है। तो रूल इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये फर्स्ट टाइप है पर्सनल अकाउंट की। नाउ इम्पर्सनल अकाउंट, सेकंड पार्ट में इम्पर्सनल अकाउंट विल बी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स वो प्रॉपर्टीज एंड आइटम्स और गुड्स के अकाउंट्स है जिसका नॉर्मली इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है। इसके अंदर पहली टाइप है गुड्स, यहाँ पे दो पार्ट में क्लासिफिकेशन है रियल अकाउंट्स का, गुड्स एंड असेट्स। तो गुड्स के चार मेन अकाउंट है, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट। परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये चार अकाउंट एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए ओपन किए जाते हैं। इसलिए गुड्स अकाउंट नाम का कोई अकाउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते वक्त नहीं आता। गुड्स के लिए हमेशा हम उसके इनफ्लो और आउटफ्लो की टाइप के हिसाब से अकाउंट डिसाइड करते हैं। इसलिए चार टाइप के इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज है गुड्स के। परचेज और सेल्स रिटर्न ये इनफ्लोज के एग्जांपल है, सेल्स एंड परचेज रिटर्न ये आउटफ्लोज के एग्जांपल है। कुल मिला के गुड्स के ये चार अलग अलग अकाउंट ओपन होते हैं, इसलिए गुड्स अकाउंट नाम का अकाउंट कभी हम ओपन नहीं करते। गुड्स के साथ साथ दूसरा पार्ट जो है रियल अकाउंट्स का वो है असेट्स। असेट्स में मेन स्टेज क्लासिफिकेशन का है नॉन करंट एंड करंट एसेट्स। लेकिन जब भी सोर्स ऑफ फाइनेंस बिजनेस में बढ़ जाए तो उस फंड को बिजनेस के बाहर प्रोडक्टिव रेम्यूनरेटिव पर्पस के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, जिसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इसलिए एसेट्स की कैटेगरी में तीन क्लासिफिकेशन, नॉन करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट्स, ये तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। नॉन करंट एसेट्स में गुडविल अकाउंट मींस फिक्स, ये फिक्स अकाउंट है। नॉन करंट एसेट्स मींस फिक्स एसेट्स के अकाउंट्स है। इसका होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर है, जिसमें पहली चार इनटेंजिबल एसेट है, गुडविल अकाउंट, पेटेंट्स अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट। उसके बाद लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, पिक्चर्स, व्हीकल्स, ऑल दिस अकाउंट्स आर टेंजिबल। नॉन करंट एसेट्स बट दीज आर टेंजिबल एसेट्स, और ये इनटेंजिबल एसेट्स है, पर ये सारी लॉन्ग टर्म एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स के अकाउंट है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट, शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज अकाउंट, डिबेंचर्स ऑफ अदानी लिमिटेड अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ये सब इन्वेस्टमेंट के अकाउंट है, ये सारे एसेट्स के अकाउंट है। उसके बाद है करंट एसेट्स, इसमें कैश अकाउंट, बैंक बैलेंस, स्टॉक अकाउंट। तो ये इसका होल्डिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर है, और कैश टू कैश में उसका कन्वर्जन होता है। कैश है, वहां से रॉ मटेरियल यानी वो स्टॉक का हिस्सा हुआ, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, उसमें से बैंक डेटर्स, बैंक बैलेंस, एंड देन कैश इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ दैट ट्रेड साइकिल। ये सारे करंट एसेट्स के कंपोनेंट है। असेट्स और गुड्स के लिए जो रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब ये रियल आइटम्स है, मींस नॉन लिविंग आइटम्स है, तो उसके लिए एक ही बात हो सकती है, या तो बिजनेस में आएगा इनफ्लो होगा या तो आउटफ्लो होगा। तो जब बिजनेस के अंदर इसमें से कोई भी चीज आती है, कम्स इन, दैट अकाउंट विल बी डेबिटेड। चाहे लैंड हो, बिल्डिंग हो, गुड्स हो, कोई भी हो, इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी चीज कम्स इन, दैट अकाउंट इज डेबिटेड, एंड गोज आउट, दैट अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो रूल फॉर रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
रियल अकाउंट में ये दो एग्जांपल्स यहाँ पे जो दिए है, शेयर्स ऑफ रिलायंस एंड डिबेंचर्स ऑफ अदानी, उसको समझना है। जब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दिया जाए तो वो पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सन। जब अदानी लिमिटेड बोला जाए तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। पर जब शेयर्स ऑफ रिलायंस, इसका मतलब हमारा वो इन्वेस्टमेंट है उस कंपनी में, इसलिए वो रियल अकाउंट है। डिबेंचर्स ऑफ अदानी हमारा इन्वेस्टमेंट है उस कंपनी में, इसलिए वो रियल अकाउंट है। तो ध्यान रखना है, सिर्फ नाम की वजह से वो पर्सनल अकाउंट नहीं बन जाता। अगर कोई ऐसी कॉर्पोरेट फर्म, कोई कंपनी का एग्जांपल दिया गया जिसके शेयर्स और डिबेंचर्स है, तो वो इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आता है और इन्वेस्टमेंट एक रियल अकाउंट है। रूल याद रखना है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा जो टाइप का अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है। इम्पर्सनल की दूसरी कैटेगरी है। टोटल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में पर्सनल, रियल के बाद थर्ड कैटेगरी नॉमिनल अकाउंट है। इसके अंदर दो डायमेंशन है। अगर बिजनेस के फाइनेंशियल स्टिम्युलेशन में पर्सनल नहीं है, रियल नहीं है, तो ऑब्वियसली तीसरा एलिमेंट नॉमिनल ही हो सकता है। और नॉमिनल के दो डायमेंशन, एक एक्सपेंसेस है, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस है और रेवेन्यू इनकम के एग्जांपल्स दिए गए यहाँ पे। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस में सैलरी अकाउंट है, स्टाफ की सैलरी है, जगह का रेंट हो सकता है, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, म्यूनिसिपल टैक्स अकाउंट, ब्रोकरेज एंड कमीशन पेड, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन या ओवरड्राफ्ट लिया उसका एक्सपेंस हो सकता है। डिस्काउंट अलाउड, जो ट्रेडर्स को हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, डेटर्स को कैश डिस्काउंट, वो डिस्काउंट अलाउड का, ये सारे एक्सपेंसेस के एग्जांपल है। उसके बाद ये लॉसेस के एग्जांपल है। लॉस के कॉजेस है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय रेन और फ्लड, लॉस बाय एक्सीडेंट। ट्रेड में लॉस होता है, जैसे कोई डेटर नहीं चुकाता है तो बैड डेट्स अकाउंट, इस तरह के लॉसेस के अकाउंट है। सामने इनकम है, इनकम के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है रिसीव्ड। सिर्फ रेंट दिया हो तो हमें एक्सपेंस समझना है, पर रेंट के साथ वर्ड दिया हो रिसीव्ड, इसका मतलब वो इनकम है। तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ब्रोकरेज रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, ये सारे जो इनकम्स है वो ज्यादातर हमें इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के तौर पे मिलते हैं। बिजनेस में से मिलने वाली इनकम, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, हम हमारे क्रेडिटर को ड्यू डेट पे पेमेंट करते हैं तो हमें वहां पे डिस्काउंट मिलता है। अगर हमारा कोई डेटर जिससे हमें बैड डेट्स हुआ था पास्ट में, वो डेटर अगर हमें रिटर्न करता है तो बैड डेट्स रिटर्न या बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, इस तरह के जो सारे अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट्स की कैटेगरी में आते हैं। ये सारे एक्सपेंसेस लॉसेस है, ये इनकम गेन्स है। इसके लिए रूल ये है कि डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी बिजनेस में किसी भी वजह से, इसमें से किसी भी एस्पेक्ट की वजह से अगर एक्सपेंस या लॉस हो रहा है तो उस अकाउंट को हमें डेबिट करना है, और अगर इनकम गेन हो रहा है तो उस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। तो रूल बनेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इस तरह से तीन टाइप ऑफ अकाउंट को समझना है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल का रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, रिसीवर को डेबिट करना है, गिवर को क्रेडिट करना है। रियल थिंग्स में यानी एसेट्स और गुड्स में, इफ इट कम्स इन दैट अकाउंट इज डेबिटेड एंड इफ इट गोज आउट दैट अकाउंट इज क्रेडिटेड। अगर नॉमिनल की बात करें, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, दैट अकाउंट इज डेबिटेड, एंड इनकम और गेन्स है, दैट अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो ये तीन रूल, तीन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के लिए जो है, these 3 rules are called golden rules of books of accounts. Thank you.